आई एम रोहित कुमार और ये वीडियो रे ऑप्टिक्स सीरीज का पार्ट 3 है। इसमें भी हम लोग रिफ्लेक्शन ऑन कर्व्ड सरफेस को ही देखेंगे, लेकिन हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एक क्वेश्चन के साथ। और वो क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसका एक रिवीजन भी होगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। हमारे पास दो कर्व्ड मिरर हैं। सबसे पहला मिरर जो है वो एक कॉनकेव मिरर है और उसका फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दूसरा मिरर है वो एक कॉन्वेक्स मिरर है और उसका फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि मिरर 1 से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा गया है और दोनों कर्व्ड मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 80 सेंटीमीटर है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो फाइनल इमेज बनेगा इस ऑब्जेक्ट का 3 रिफ्लेक्शन के बाद उसका पोजीशन बताइए, लेकिन जो पहला रिफ्लेक्शन है वो मिरर 1 से होना चाहिए। क्योंकि ये दोनों मिरर के बीच में ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसलिए पहला रिफ्लेक्शन दोनों में से किसी मिरर पे हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई किया गया है कि पहला रिफ्लेक्शन मिरर 1 से ही होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग मैथमेटिकल सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो सबसे पहले 3 रिफ्लेक्शन होना है, तो क्वेश्चन के हिसाब से सबसे पहला रिफ्लेक्शन मिरर 1 पे, दूसरा कहीं भी यहाँ पे हो जाएगा मिरर 2 पे, और तीसरा फिर से मिरर 1 पे ही होगा। और इसके बाद जो फाइनल इमेज बनेगा उसको हम लोग देखेंगे। तो जो सबसे पहला रिफ्लेक्शन का फिनोमेनन है उसको हम लोग ROCS1 बोल देते हैं, जिसका फुल नेम है रिफ्लेक्शन ऑन कर्व्ड सरफेस 1। और दूसरी बार जब फेनोमेनन होगा उसको हम लोग ROCS2 बोल देते हैं, रिफ्लेक्शन ऑन कर्व्ड सरफेस 2। और जो तीसरी बार होगा वो होगा ROCS3। तो ये क्वेश्चन करने का तरीका है कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आए तो उसको हमें फेनोमेनन के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में बांट लेना चाहिए और सबको इंडिविजुअल सॉल्व करना चाहिए। इससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा और जल्दी जल्दी भी बनेगा। तो सबसे पहले ROCS1 वाले फेनोमेनन को देखते हैं। तो बिल्कुल मिरर फार्मूला 1/v, जो कि भी हमें निकालना है इमेज 1 का फाइनल पोजीशन। और हमारे पास -25 सेंटीमीटर u पहले से पता है, इसका मतलब -1/25, या फिर इसको प्लस करके नीचे माइनस कर देते हैं। और फोकल लेंथ भी पता है 1/-20। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/25 माइनस 1/20, और ये हमारा v निकल करके आएगा -100 सेंटीमीटर। तो ROCS1 के बाद जो हमारा v निकल के आया वो -100 सेंटीमीटर निकल के आया। इसका मतलब ये जो मिरर है इससे ये 100 सेंटीमीटर पीछे जाके बनेगा, जो कि कहीं इस मिरर के पीछे जाके बनेगा, यहाँ पे इस मिरर से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। क्योंकि इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो 80 सेंटीमीटर है और ये टोटल इस मिरर से 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस से बन रहा है, इसलिए ये इस मिरर के 20 सेंटीमीटर पीछे जाके बनेगा। अब ये जो इमेज है इमेज 1 वो इस मिरर 2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि ये मिरर के पीछे जाके बना है, मिरर के पीछे नहीं मिरर के अंदर जाके बना है 20 सेंटीमीटर अंदर। तो ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो चलिए अब हम लोग ROCS2 को देखते हैं। तो इसमें अगेन मिरर फार्मूला 1/v, लेकिन चूंकि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है मिरर के पीछे है, इसलिए ये प्लस 1/20 हो जाएगा। और फोकल लेंथ हमें पहले से पता है 1/25, तो इसलिए 1/v हमारा निकल के आएगा 1/25 माइनस 1/20। और जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद हम लोगों का जो फाइनल v निकल के आएगा वो निकल के आएगा अगेन -100 सेंटीमीटर। फिर से वो -100 सेंटीमीटर निकल करके आएगा। मतलब ये जो मिरर है इसके सामने, मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट में 100 सेंटीमीटर, इसका मतलब अगेन वो इससे 20 सेंटीमीटर पीछे जाके बन जाएगा, जो इमेज 2 होगा वो फिर से वर्चुअल मिरर वाला फेनोमेनन होगा, क्योंकि ये जो इमेज 2 है वो इस मिरर के पीछे यानी उसके अंदर 20 सेंटीमीटर अंदर जाके बना है। तो अगेन जो हम लोग ROCS3 करेंगे उसमें 1/v, और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है मिरर के पीछे है, रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही है, तो ये हो जाएगा आपका 1/20 इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ पहले से पता है -1/20। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो v है वो -10 सेंटीमीटर निकल करके आएगा।
इसका मतलब जो फाइनल इमेज डिस्टेंस है वो मिरर 1 से 10 सेंटीमीटर अंदर होगा, मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा। तो यही है इस क्वेश्चन का आंसर। जो फाइनल पोजीशन है इमेज का 3 रिफ्लेक्शन के बाद, और जिसमें कि पहला रिफ्लेक्शन मिरर 1 से होता है, वो है मिरर 1 से 10 सेंटीमीटर आगे। तो चलिए अब हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो इस टॉपिक में हम लोग इमेज के वेलोसिटी को देखेंगे ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में, और वो होगा कर्व मिरर केस में। तो दो तरह के वेलोसिटी हो सकते हैं, आइदर वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है या फिर वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। और फाइनली हम लोग जो रैंडम केस है, रैंडम पाथ वाला, वो भी लास्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस वाला केस देखते हैं। तो इस केस में सबसे पहले हमारे पास एक कॉनकेव मिरर, और ये है उसका फोकस और सेंटर, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है सेंटर पे, और उसका जो इमेज होगा वो भी सेंटर पे ही बनेगा, और वो उसको ओवरलैप करेगा। तो चलिए सबसे पहले मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखते हैं, और उसके बाद ऑब्जर्वेशन को भी देखेंगे बाद में। तो मिरर फार्मूला, और जब हम लोग उसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वो कुछ इस तरह का निकल करके आएगा, -1/u² du/dt, और प्लस -1/v² dv/dt इज इक्वल्स टू 0। चूंकि फोकस कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। और जब इसको फाइनली हम लोग फार्मूला के रूप में लिखेंगे, तो हमें वहाँ पे दिखेगा वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू -v² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे ये जो हमारा वेलोसिटी ऑफ इमेज है, ये दरअसल ये dv/dt है, यही हमारा वेलोसिटी ऑफ इमेज है। और जो हमारा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो होगा du/dt। और जब हम इसको इस फार्मूला को मैनिपुलेट करेंगे तो कुछ हम लोगों को इस तरह का दिखेगा। और इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो लेटरल मैग्निफिकेशन है वो -v/u होता है, तो उसका जो स्क्वायर होगा वो यही टर्म है। तो आपको यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन क्लियर दिख रहा होगा कि जो ml² है, चूंकि ये एक स्क्वायर है इसलिए वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। तो इसका मतलब है जो इमेज का वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन हर समय ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के अपोजिट ही होगा, चूंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा माइनस आ रहा है। और तो चलिए हम लोग फाइनली ऑब्जर्वेशन को देख लेते हैं। तो ये जो हमारा ब्लू कलर का है ये ऑब्जेक्ट है, और इसको जब हम लोग नेविगेट करवाएंगे पोल के तरफ, तो जो हमारा इमेज होगा वो अलोंग द एक्सिस ही नेविगेट करेगा इन्फिनिटी की तरफ। तो उसको हम लोग देखते हैं। लेकिन जो हमारा इमेज का वेलोसिटी होगा वो बड़ा होगा ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी से, और वो इसलिए होगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो मैग्नीट्यूड है वो ये वाला टर्म डिसाइड करेगी। तो आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा कि जो v²/u² है, तो यहाँ पे जैसे ही ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रही है, तो इसका जो u है, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से, वो छोटा हो रहा है, लेकिन जो इमेज का डिस्टेंस है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब जो वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा वो तो बड़ा होगा ही, लेकिन वो कंटिन्यूसली और बड़ा धीरे धीरे होता चला जाएगा, और जैसे ही इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो इसका वेलोसिटी भी मैग्नीट्यूड में इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अब हम लोग दूसरे केस को भी देखते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे परपेंडिकुलर द प्रिंसिपल एक्सिस वाले केस को। तो परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस वाले केस को भी देख लेते हैं। सबसे पहले उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन देखते हैं। तो इसमें हम लोग यूज करेंगे मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूला को। आप लोगों को पता ही होगा पहले ही से कि जो मैग्निफिकेशन होता है उसका जनरल डेफिनेशन है लेटरल मैग्निफिकेशन का हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम लोग उसको कर्व मिरर केस में डिराइव करते हैं तो -v/u निकल के आता है, और इसको जब हम लोग मैनिपुलेट करके लिखेंगे तो वो होगा हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू -v/u हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और जब इसको हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, तो जो निकल के आएगा वो होगा हाइट ऑफ dhi/dt इज इक्वल्स टू -v/u dh0/dt। और यहाँ पे जो हमारा dhi/dt है दरअसल यही वेलोसिटी ऑफ इमेज है, क्योंकि वो हाइट का डेरिवेटिव है टाइम के रेस्पेक्ट में, इमेज के हाइट का डेरिवेटिव है टाइम के रेस्पेक्ट में, और ये हमारा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो जो फाइनल फार्मूला है वो है वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू -v/u v0। अगेन जो मैग्नीट्यूड होगा वो सिर्फ इसी v/u वाले टर्म पे डिपेंड करेगा। तो चलिए इसका ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया ये कनकेव मिरर, और उसके सामने ये जो हमारा ग्रीन कलर का है यही ऑब्जेक्ट है, और उसका जो इमेज बन रहा होगा, क्योंकि ये सेंटर से बियॉन्ड द सेंटर है, तो उसका इमेज सेंटर और फोकस के बीच में बन रहा होगा, और उसका हाइट ऑब्वियसली छोटा होगा स्टार्टिंग में। तो ये हमारा इमेज है,
और जब हम लोग ऑब्जेक्ट को, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको परपेंडिकुलर मूव करवाएंगे नीचे की तरफ, तो जो हमारा इमेज है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, लेकिन जो इमेज का वेलोसिटी होगा वो कम होगा ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में। और वो इसलिए होगा क्योंकि जो हमारा v बाई यू वाला टर्म है, उसमें अगर आप देखें तो ये जो u है ये तो बड़ा है, लेकिन जो v है वो उससे बहुत ज़्यादा छोटा है। तो इसका मतलब ये जो टर्म है ये 1 से छोटा ही होगा। तो इसलिए जो vi होगा, जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है, वो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा, क्योंकि v और u दोनों निगेटिव है इस केस में। और मैंने आपको पार्ट 2 वाले वीडियो में बताया भी था कि छोटे रीजन में छोटा वेलोसिटी होता है और बड़े रीजन में बड़ा वेलोसिटी होता है। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बड़े रीजन में रखा हुआ है और जो हमारा इमेज है वो छोटे रीजन में रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली उसका वेलोसिटी छोटा ही होगा। तो अब हम लोग देखते हैं वो रैंडम वाला केस, लेकिन उससे पहले एक कॉमन ऑब्जर्वेशन, और उसमें ये है कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर वो मान के चलिए पोल से दूर जाए पैरेलली, तो क्या होगा, तो उस केस में जो ऑब्जर्वेशन होगा वो कुछ इस तरह का होगा कि जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करेगा पैरेलली, तो जो हमारा इमेज है वो पहले यहाँ पे था और वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। इसका मतलब ये तो परपेंडिकुलर भी मूव कर रहा है और अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ही मूव कर रहा है। तो चलिए इस केस को हम लोग डिटेल से देखते हैं। तो अब हम लोग जनरल डायरेक्शन वाला केस को भी देख ही लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये करना पड़ेगा कि जो भी हमारे पास रैंडम वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट का, उसको दो कंपोनेंट में बांटेंगे, एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग और दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग। तो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट वही है जिसको अभी हम लोग बोल रहे थे अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, और वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट है परपेंडिकुलर द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम लोग का जो इमेज का वेलोसिटी निकल के आएगा वो भी दो अलग अलग कंपोनेंट में निकल के आएगा, और फाइनली उसको हम लोग वेक्टर के रूप में ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोगों का जो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट है वो तो बिल्कुल वही है, अभी जस्ट हम लोगों ने डिराइव किया था, जिसमें हम लोगों ने मिरर फार्मूला का यूज किया था। तो चूंकि फोकस हर समय कांस्टेंट ही है, तो जनरल डायरेक्शन में जाने से भी फार्मूला हमारा एग्जैक्टली वही फिर से निकल के आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज इन द डायरेक्शन एक्स इज इक्वल टू माइनस मैग्निफिकेशन लेटरल मैग्निफिकेशन का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का, लेकिन वाई कंपोनेंट में थोड़ा सा दिक्कत है, और वो क्या दिक्कत है वो मैं पहले आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये हो रहा है कि जो हाइट ऑफ इमेज है इज इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो फॉर्मूला हमारे पास है जिसको हम लोग डिराइव करना चाहते हैं, जिससे कि हम लोगों का वाई एक्सिस वाला वेलोसिटी निकल के आएगा, जो कि डी एच आई बाई डी टी ही है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि इससे पिछले केस में तो हम लोगों का मैग्निफिकेशन कांस्टेंट था, क्योंकि हम लोगों का जो v और u था वो दोनों कांस्टेंट था। इसका मतलब जो m है वो उस केस में कांस्टेंट था, लेकिन इस केस में वो m कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट किसी रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो ऑब्वियसली उसका v भी, मतलब कि ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों में चेंज आएगा। इसका मतलब जो हमारा m है वो अब कांस्टेंट नहीं रहा, इसलिए यही यही बच्चों से गलती हो जाती है। तो इसका इसका एक स्पेशल ध्यान रखें कि ऐसी गलती नहीं हो। और नीट और मेंस में तो शायद ही आए इस तरह का सवाल, लेकिन एडवांस में आ सकता है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं। तो इसमें करना ये है कि दोनों को हम लोगों को मतलब कि डेरिवेट करना पड़ेगा अलग अलग। तो वो डेरिवेशन कुछ इस तरह का निकलेगा, डी एच आई बाई डी टी, जिसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ इमेज इन डायरेक्शन वाई बोलेंगे, वाई कंपोनेंट वाला वेलोसिटी। और एम, सबसे पहले आप लोगों को पता होगा मल्टीप्लीकेशन वाला जो डेरिवेटिव होता है उसका फॉर्मूला यही है, एम डी एच ओ बाई डी टी, जिसको हम लोग वी ओ और उसको वाई डायरेक्शन वाला वेलोसिटी बोल रहे हैं, और प्लस एच नॉट, और एच नॉट को कांस्टेंट रखते हुए डी एम बाई डी टी। तो ये जब हम लोग इसको डेरिवेटिव निकालेंगे टाइम का रेस्पेक्ट में, तो यही फॉर्मूला निकल के आएगा, और इसमें हम लोग मैग्निफिकेशन का वैल्यू पुट करेंगे या फिर वी बाई यू पुट करेंगे, और फाइनली उसको निकाल लेंगे उसका वैल्यू। तो ये हम लोगों का निकल के आएगा वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का। तो जब इस दोनों को हम लोग इस फॉर्मूला में रख करके वेक्टरली ऐड करेंगे, तो हमारे पास फाइनली जो किसी खास पोजीशन पे जो वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा वो निकल करके आएगा। तो अब आगे हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं वेलोसिटी से रिलेटेड, जो कि जेईई मेंस से पूछा गया था। जनरली इस टॉपिक से टफ सवाल नहीं आते हैं, फिर भी मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया है ताकि ताकि जे एडवांस जेईई मेंस नीट कहीं भी किसी भी तरह का सवाल है तो आपसे छूटे ना। लेकिन फिर भी हम लोग जेईई मेंस का एक जो आसान सा सवाल है वो देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि हमारे पास दो कार है और किसी खास पोजीशन पे
जो दूसरी कार है वो पहली कार से 2.8 मीटर पीछे है, और जो आगे वाली गाड़ी है उसमें एक साइड व्यू कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। जो आगे वाली कार है अगर उसमें हम लोग बैठते हैं तो जो हमें पीछे वाली कार है वो रिलेटिव स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड से अपने पास आती हुई दिखाई देगी। इसका मतलब दो कार, और जो पीछे वाली कार है, ये जो ग्रीन वाली कार है, वो रेड वाली कार को 15 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव वेलोसिटी से ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है, और ये तब हो रहा है जब दोनों के बीच का डिस्टेंस 2.8 मीटर है। तो चलिए, आगे वाली जो रेड कार है ये उसका कॉन्वेक्स मिरर है, और जो पीछे वाली कार है ये उससे 2.8 मीटर पीछे है, जिस पोजीशन पे 15 मीटर पर सेकेंड दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी है। तो अब हम लोग इसका मैथमेटिकली इसको निकालते हैं कि जो हरी वाली कार है वो इस कॉन्वेक्स मिरर में उसको कितने स्पीड से नज़दीक आते हुए दिखाई देगी, वो हम लोग देखते हैं। क्योंकि ये जो डाटा दिया हुआ है ये ओरिजिनल डाटा है, जो कि रियलिटी में हम कोई इसमें बैठा हुआ व्यक्ति देख रहा होगा, लेकिन मिरर में क्या हो रहा है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो फार्मूला हमारे पास सिंपल सा है, और वो फार्मूला अलोंग द एक्सिस वाले का ये है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू माइनस एम स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसमें हमें दिया हुआ है कि जो दोनों कार के बीच का डिस्टेंस है उस मोमेंट पे वो है 2.8 मीटर। तो इस मिरर में ये इंसिडेंट रे डायरेक्शन के अपोजिट है। इसका मतलब जो हमारा u होगा वो होगा -280 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम लोग मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, तो उसमें 1/v माइनस 1/280 इज इक्वल टू, ये कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए इसका जो फोकल लेंथ होगा वो ये होगा 1/20, और ऊपर नीचे हम लोग 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 15/280 निकल करके आएगा। इसका मतलब जो फाइनल इमेज का पोजीशन होगा वो होगा 280/15 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग का m निकल के आ जाएगा, और वो होगा -v/u, और वो दोनों निगेटिव है तो माइनस माइनस कट जाएगा और ये इकलौता माइनस बच जाएगा। तो उसमें हम लोग का निकल के आएगा 280/15 इंटू 280, और ये निकल करके आएगा 1/15। और जब हम लोग m स्क्वायर निकाल करके लाएंगे तो वो हम लोगों का निकल के आएगा 1/15 का स्क्वायर। तो हमें v0 पता है 15 मीटर पर सेकेंड, और हमें m स्क्वायर पता है। तो जो फाइनल हम लोगों का वेलोसिटी ऑफ इमेज निकल के आएगा वो होगा -1/15 स्क्वायर, ये m स्क्वायर है, और इंटू 15 मीटर पर सेकेंड, ये वही है रिलेटिव वेलोसिटी। क्योंकि इस पोजीशन में हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी ही लेके चलते हैं, क्योंकि ये जो हमारा रेफरेंस में ये जो हमारा लाल वाली कार है ये रेस्ट पे है, इसका वेलोसिटी 0 है, और ये इधर इसको 15 मीटर पर सेकेंड से आती हुई दिख रही है। तो जब हम लोग इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो जो वेलोसिटी ऑफ इमेज निकल के आएगा वो निकल के आएगा -1/15। लेकिन क्वेश्चन में हमसे स्पीड पूछा गया है, तो वो जो स्पीड होगा वो होगा 1/15 मीटर पर सेकेंड। तो ये उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो ये जो 1/15 वाला ऑप्शन था वो इसका सही हो जाता। तो इसी तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा। तो अगला टॉपिक है हमारा न्यूटन्स फार्मूला, और ये फाइनल टॉपिक है इस रिफ्लेक्शन वाले फेनोमेनन का। तो जल्दी से हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मिरर फार्मूला, इसी के हेल्प से हम लोग न्यूटन्स फार्मूला को डिराइव करेंगे, और ये हमारा पूरा सेटअप। तो सबसे पहले सेटअप में देख लेते हैं। इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फोकस के बियॉन्ड रखा हुआ है, और उसका फोकस से डिस्टेंस x1 है, और ये फोकल लेंथ हमारा स्मॉल है, और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फोकस से वो x1 है, और इमेज का डिस्टेंस फोकस से x2 है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज और उसका डिस्टेंस रिस्पेक्टिवली। और इसी के टर्म्स में जब हम लोग फार्मूला को डिराइव करेंगे तो वो कुछ इस तरह का निकल के आएगा। क्योंकि जो हमारा v है वो अब हो जाएगा आपको f माइनस f प्लस x2, यही हमारा v हो जाएगा। और जो हमारा u हो जाएगा वो हो जाएगा f प्लस x1, यही हमारा u हो जाएगा। तो इसको हम लोग पुट करेंगे इस फॉर्मूला में, तो हमारे पास कुछ इस तरह का निकल करके आएगा। क्योंकि ये
इंसिडेंट रे के अपोजिट में है, इसलिए दोनों माइनस लग रहा है, उसमें कोई वो नहीं है। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारे पास ये फॉर्मूला निकल कर के आएगा x1 x2 इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। इसका थोड़ा टफ कैलकुलेशन है, इसको आप लोग घर पे भी मैनिपुलेट करके देख सकते हैं, आपको यही फॉर्मूला निकल करके आएगा। तो ये हम लोगों का फाइनल टॉपिक था न्यूटन फार्मूला। इस पे जनरली सवाल नहीं आते हैं, लेकिन 2019 में नीट में डायरेक्ट ही सवाल पूछ दिया गया था, जिसमें ये सेटअप दे दिया गया था और बोला गया था कि ये कौन सा रिलेशन ट्रू है, तो उसमें जो ये रिलेशन होगा वही ऑब्वियसली ट्रू होगा, जो कि न्यूटन फार्मूला था। तो इसी तरह से हम लोगों का ये रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक खत्म होता है और अगले पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक को।